हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे लेसन नंबर 37 पार्ट 6 एसबीआई पीओ 2016 के मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग के आए हुए सवाल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, यानी लेसन नंबर 36 में पार्ट 5 में ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और आज जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि आज के जो ये सवाल होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसबीआई पीओ के हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर आपको आईबीपीएस एसओ के प्री में सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जैसे कोर्स ऑफ एक्शंस, कॉज इफेक्ट के वन लाइनर वाले जो होते हैं वो इसमें भी पूछे जाते हैं, यानी किसमें, आईबीपीएस एसओ प्री में। तो वहां पर भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसकी तैयारी उसमें भी आपको मदद करेगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसे हमेशा डायरेक्शंस हम पहले पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, पहला डायरेक्शन है ये। सिर्फ सिंगल लाइनर स्टेटमेंट दिया है इंफॉर्मेशन में और हमको सवाल का जवाब देना है, जो कि हाईलाइटेड आप देख सकते हैं और एक ही पेज में सारा सवाल है। चलिए पहले पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन क्या दी गई है हमें। The municipal authority has made English language as one of the compulsory subjects in all primary schools under its control from the current academic year. जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो हर एक वर्ड की इंफॉर्मेशन पर हमें ध्यान देना होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा और उसका क्या इन्फरेंस या मीनिंग निकल सकता है ये भी समझना होगा। यहाँ पे एक अथॉरिटी है, क्या है वो, म्यूनिसिपल अथॉरिटी। अब म्यूनिसिपल अथॉरिटी के अंडर कुछ स्कूल्स आते हैं, प्राइमरी स्कूल्स आते हैं। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स भी इको हुआ है, दिखाया हमें। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है जिसको अब एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर। सवाल क्या पूछा है अब हम ये देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एजम्पशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें सिर्फ निकालना है एजम्पशन, किस एजम्पशन के बेसिस पे उसके टॉप पर ये आर्ग्यूमेंट को फॉर्म किया गया या उसको बनाया गया। ठीक है, हमने हमेशा एजम्पशन जब डिस्कस किए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि वो इन्फरेंस से हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हम दोनों में देखते हैं क्योंकि दोनों ही इम्प्लिसिट होते हैं, हमें पता है। इन्फरेंस भी हमें नहीं दिखता है डायरेक्टली, एजम्पशन तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। और यहाँ पर भी ऐसे कुछ लिखा है, एन एजम्पशन इज समथिंग दैट इज सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। तो अब हमको इतना पता है कि आर्ग्यूमेंट अगर हमें फॉर्म करना है तो कुछ एजम्पशंस हमें लेके चलने पड़ते हैं, उनके बेसिस पे ही इस समझ लीजिए इस फाउंडेशन के बेसिस पर ही हम अपनी बिल्डिंग जैसे आर्ग्यूमेंट को खड़ा करते हैं। चलिए ऑप्शन ए पहले देखेंगे। द स्टूडेंट्स इन द प्राइमरी स्कूल रन बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी आर नॉट टॉट इंग्लिश सो फार। क्या इसको मान करके मैं आगे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको स्टेट कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ, उसको इको कर सकता हूँ कि जितने भी अभी तक जो स्टूडेंट्स थे प्राइमरी स्कूल में मैक्सिमम को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी म्यूनिसिपल अथॉरिटी द्वारा। क्या ऐसा हो सकता है? इसके चांसेस बहुत कम है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% स्कूल्स ऐसे होंगे जहां पर इंग्लिश ऑप्शनल में रखी जाती होगी, क्योंकि आपने बात की थी कंपलसरी की। अब यहाँ पर एक वर्ड है कंपलसरी, इसका मतलब कि कुछ जगहों पर ऑप्शनल होता रहा होगा इंग्लिश, ये इसके चांसेस हैं। इसके होने के चांसेस लाइकली 40 to 50% चांसेस हैं। तो इसीलिए ये एजम्पशन बहुत लाइकली आंसर नहीं हो सकता, तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स डू नॉट हैव वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज सो फार। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पेरेंट्स को इंग्लिश के आइडिया ही ना हो इंग्लिश के बारे में? ऐसा तो होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि हम 200 साल हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने राज किया है। तो ये कहना कि हमें इंग्लिश के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ना हमारे यहाँ बोली जाती है, ना हम समझते हैं, अपने इमोशनल सेंस से हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बिलीफ है कि कुछ लोगों को एटलीस्ट इंग्लिश के बारे में तो पता ही होगा। तो ये बात बोलना कि पेरेंट्स ऑफ द प्राइमरी स्टूडेंट को कोई आइडिया ही नहीं है वर्किंग नॉलेज का अभी तक, अब होगा, ये तो बहुत ही वेवर्ड आंसर हो सकता है, बहुत ही लेस इंडक्टिव आंसर होगा, हम ये बोलेंगे। इसके चांसेस बहुत कम है एज एन एजम्पशन। ऑल द प्राइमरी स्कूल्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटी टीच इंग्लिश लैंग्वेज एज वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब क्या अदर स्कूल्स की बात हो रही थी? म्यूनिसिपल अथॉरिटी के बाहर के जो स्कूल्स हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट में और भी स्कूल्स आते हैं, सेमी ऑटोनॉमस स्कूल्स होते हैं, या कोई संस्था द्वारा एक स्कूल रन किया जाता है, मदरसे होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ इको हो रहा है कि बाहर के जो कॉलेजेस हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या बाकी, वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं और ये लोग नहीं मान के चल रहे थे अभी तक? तो इस बात के भी इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है।
इस बात का हमें कोई इससे इल्म नहीं है, इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये हम समझ सकते हैं इस बात को अपने इमोशनल सेंस से कि हमें बाहर के स्कूल्स वाले क्या कर रहे हैं इससे लेना देना नहीं था। अभी हमें ये बस मान के चलना था कि अभी तक हमने इंग्लिश क्यों नहीं इंट्रोड्यूस की, हमें इस बारे में कुछ एजम्पशन ढूंढना है और वो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी को। ऑप्शन डी देखते हैं, अदर सब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ही वेवर्ड आंसर है, इसका कोई इंग्लिश लैंग्वेज से अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ है दूर दूर तक, तो इसको तो आउटवर्डली रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, बचा है ऑप्शन ई, तो उसको आंसर को ठीक होना ही होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है वहां पे। लिखा है यूज ऑफ इंग्लिश इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, so it should be taught as primary level, should be taught in the primary levels in schools, and it should not be neglected at this level। इमोशनल सेंस से हमें ये पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश एक बहुत ही रिनाउंड और कंसर्न लैंग्वेज है। हर जगह कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इंग्लिश बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा अब वर्ल्ड में बोली जाती है, दुनिया में बोली जाती है, आपस में लोग कम्युनिकेट इससे कर पाते हैं, कॉमन लैंग्वेज है वो। तो उस इसीलिए इसको अगर मैं एज्यूम करके चलूँ इस बात को, तो और मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दूं अपने प्राइमरी स्कूल्स में बीइंग अ म्यूनिसिपल अथॉरिटी, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ये। क्लियर रिलेवेंस है, क्लियर एजम्पशन है, हम इसको एज्यूम करके अपना आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर आंसर होगा ये। ऑप्शन ई पे आप क्लियर टिक कर सकते हैं। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और पढ़ना हो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंपल शब्दों में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर से वही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्शन पहले, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2 आर गिवन। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं 1 and 2। These two statements may be having cause and effect relationship between the two statements। एक कॉज या दूसरा इफेक्ट हो सकता है, दोनों के आपस में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या दीज टू स्टेटमेंट्स में बी द इफेक्ट ऑफ द सम कॉज और इंडिपेंडेंट कॉजेज, यानी कि दोनों ही कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉज का, बहुत ही कॉमन हो सकता है, या हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से वो इफेक्ट्स आए हों, या दीज स्टेटमेंट्स में बी द इंडिपेंडेंट कॉजेज विदाउट हैविंग एनी रिलेशनशिप, या दोनों इवन कॉजेज भी हो सकते हैं और उनका कोई आपस में रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है अपने क्रिटिकल सेंस से, अपने डिसीजन मेकिंग एनालिटिकल पावर से। चलिए देखते हैं, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन एंड मार्क योर आंसर। चलिए पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टेटमेंट सेज द यूनिवर्सिटी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेजेस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन टू बैन यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड द कॉलेज प्रीमिसेस। अब जितने भी कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अब आज से आप अपने कॉलेजेस में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल को बैन करेंगे कॉलेज प्रीमाइसेस में। ठीक है, ये एक फरमान जारी किया है यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजेस को। तो यहाँ पर कुछ होता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली एक इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्लियर इफेक्ट दिखा है हमें कि कुछ हुआ है। अब चलिए ऑप्शन 2 भी देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेजेस साइंड अ जॉइंट पिटिशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंसेस। अब यहाँ बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि बहुत सारे कॉलेजेस के जो टीचर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, उन्होंने एक पिटिशन साइन की है और ये क्लियर बताया कि उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब यहाँ पर डिस्टर्बेंस को बहुत तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। किस तरीके के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं क्लास में, क्लासरूम में? डिसिप्लिन से रिलेटेड क्या हो सकता है? सबसे बड़ा तो मोबाइल फ़ोन ही हो सकता है। ये हम अपने इमोशनल सेंस से भी जानते हैं और काफ़ी हद तक अगर हम रिलेशनशिप ढूंढें दोनों चीज़ों की तो हमें वो कॉज इफेक्ट क्लियर बैठता हुआ दिख रहा है। जब आप डिस्टर्बेंस बोलते हो तो हालांकि कहीं ऐसा कोई रिलेशनशिप क्लियर नहीं दिखा है कि ये डिस्टर्बेंसेस मोबाइल फ़ोन की वजह से हैं, बट काफ़ी हद तक अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो अगर मैं 2 को एक कॉज मानूं तो क्या 1 उसका इफेक्ट है? बिल्कुल क्लियरली दिखेगा आपको वो। अगर मैं ये मान के चलूँ कि टीचर्स को इस बात से प्रॉब्लम थी कॉलेज में, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को इसका आग्रह किया, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को इंस्ट्रक्ट किया कि अब आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बैन करेंगे अपने कॉलेज प्रीमिसेस में। ऑप्शन 2 जो है क्लियर कॉज दिखा। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 इज इट्स इफेक्ट। इसके अलावा कोई और टिप्पणी अगर आप करोगे, ओपिनियन आप करोगे तो काफ़ी गलत तरीके से चले जाओगे, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर बैठता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो मैं ऑप्शन बी पे टिक कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं।
और मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने कहा था बहुत ही सिंपल, छोटी सी ही, ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, बहुत लेंदी पैसेजेस नहीं होंगे, कम इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान लगा के अपने कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शंस। एक स्टेटमेंट दिया है और 2 कोर्स ऑफ एक्शंस। अ कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन फॉर रिड्रेसल, फॉलो अप एटसेट्रा। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर। अब हमें ये डिसीजन लेना है कि जो 2 फॉलो अप कोर्स ऑफ एक्शंस हैं स्टेटमेंट के बाद, क्या वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या किसी तरीके का रिड्रेसल है या फॉलो अप है, या ऊपर भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पहले स्टेटमेंट। Several unscrupulous and non-affiliated colleges have started to lure unsuspecting students by giving attractive advertisements। बहुत ही कम इंफॉर्मेशन जरूर है लेकिन हर वर्ड का एक इंपॉर्टेंस है। कौन से कॉलेजेस हैं ये अनस्क्रपलस कॉलेजेस हैं जो कि नॉन एफिलिएटेड है, अभी किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, यानी कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट्स डालते होंगे और एडमिशन के लिए लोगों को उकसाते हैं। ऑब्वियसली उनके पास अभी एफिलिएशन नहीं है तो वो कुछ ऐसा ल्योर करेंगे स्टूडेंट्स को, जैसे आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट दिला देंगे या आपको इतना पैकेज मिलेगा डिग्री कंप्लीट करने के बाद। जबकि अब जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही सीधे साधे होंगे, जिनको कहीं किसी कॉलेज में जल्दी एडमिशन भी नहीं मिल पाया होगा, तो वो इस तरीके के कॉलेजेस के में ल्योर हो जाते हैं और वहाँ पर फीस जमा करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जबकि उस कॉलेज में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी एफिलिएशन नहीं होता, वो नॉन एफिलिएटेड होता है। ठीक है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होते हैं? बहुत सी वेबसाइट्स ने अलग आंसर दिया है, मेरा आंसर बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्टूडेंट शुड रीड द एडवर्टीजमेंट्स एंड डिसाइड देमसेल्व्स। जब आप बोल रहे हो अनसस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक इनोसेंट प्रजाति है यहाँ पर, जिनको इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो तो पढ़ाई करके आया है और उसके मार्क्स अगर थोड़े से भी कम ज़्यादा जो भी हैं, उसको कोई कॉलेज उसके मन का नहीं मिला है और वो इस तरीके की कॉलेजेस की एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में पड़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इतना ज़्यादा अनसस्पेक्टेड स्टूडेंट है कि उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो डिसाइड खुद कर ले बहुत मुश्किल होगा। बहुत से स्टूडेंट्स नहीं डिसाइड कर पाएंगे, उन्हें एक मेंटर और एक गाइड चाहिए होता है, कोई काउंसलर चाहिए होता है, और अगर उनके गलत काउंसलर मिल गया तो वो काफ़ी उनका फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन 1 फॉलो नहीं होगा, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट ने इसको भी रिजेक्ट किया है बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, स्टूडेंट्स एंड गार्डियंस शुड कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एंड वेरीफाई द डेटा प्रोवाइडेड। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। जब भी आप किसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म देखें या उसका एडवर्टीजमेंट देखें, तो सबसे पहले आप उस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें जहाँ पर वो एफिलिएटेड है और उसको वेरीफाई करें जो कुछ भी इंफॉर्मेशंस उन्होंने दी हैं, जैसे कि कॉलेज के जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनके एड्रेसेस, उनसे उनके किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशंस हैं, उनका नंबर क्या है, उसका अगर वो यूजीसी से अगर वो है तो उसकी यूजीसी की लिस्ट में होना चाहिए उसे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चेक करना है, और गार्डियंस को और स्टूडेंट्स को दोनों को ही ये अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको डिटेक्ट करना होगा और यूनिवर्सिटी में जाके इस चीज़ को वेरीफाई करना होगा। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन 2 बिल्कुल क्लियर फॉलो होता हुआ दिखेगा आपको। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से वेबसाइट्स में मैंने देखा कि उन्होंने ऑप्शन 2 को भी नकार दिया है, बट ऑप्शन 2 एक बहुत ही बेटर आंसर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही इकलौती एकमात्र जगह है जहां से आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज वहां से एफिलिएटेड है कि नहीं और उसका डेटा वेरीफाइड है कि नहीं। अगर वो नहीं है, इसका मतलब वो फेक कॉलेज है और आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 फॉलो होगा, यानी ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 विल फॉलो एंड आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो प्लीज़ एक अच्छे रीज़न के साथ मेरे को एक ओपिनियन ज़रूर दीजिए कमेंट करके, ठीक है। और मैं अपना एक्सप्लेनेशन यहाँ फिर से रखता हूँ आपके सामने, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन। फिर से कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। अ कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन फॉर रिड्रेसल, फॉलो अप एटसेट्रा। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर। वही फिर से स्टेटमेंट देखेंगे हम। पहले सिंगल लाइनर स्टेटमेंट है। एन अनएक्सेप्टेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइव्स। द हाई इंसिडेंस ऑफ द इन्फेंट डेथ इज मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द हेल्थ मिनिस्ट्री। एक बहुत ही बड़ा नंबर है इन्फेंट डेथ्स का, जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ द बर्थ में ही हो जाता है। जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। और ये अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है।
द हाई इंसिडेंस ऑफ द इन्फेंट डेथ इज द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री के लिए भी एक मेजर सरदर्द है ये कि क्यों ऐसा हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होने का सीधा जो हम कारण ढूंढ सकते हैं वो मैल न्यूट्रिशन होगा, और बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो हेल्थ केयर का इशू आएगा जहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेशंस नहीं हुए होंगे बच्चों को, जो डिजीज़ से बचाने के लिए होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे को जब बर्थ होती है तो उसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये जो इन्फेंट डेथ्स हो रही हैं, ये हम अपने इमोशनल सेंस से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होते हैं। ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी प्राइवेटाइज टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशंस। क्या कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हुई थी? जी नहीं, यहाँ पर तो हेल्थ मिनिस्ट्री की ओवरऑल बात की गई थी और पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट डेथ ऑल ओवर दी ईयर, एक साल के अंदर जो बच्चे मर जा रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर किसी फैसिलिटी की बात नहीं हो रही है। हाँ, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है जो हम अपने इमोशनल सेंस से निकाल पा रहे हैं। तो ये चीज़ बोलना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज कर दो और हेल्थ कंडीशंस बढ़ जाएंगी, ऐसा बोलना बहुत ही गलत होगा। तो इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट शुड हायर लेवल्स ऑफ देयर बजट्स टू हेल्थ सर्विस। बिल्कुल, आप अपने हेल्थ सर्विस का बजट बढ़ाइए, आप मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आप अपने हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को बढ़ाइए, हॉस्पिटल्स को बढ़ाइए, नर्सेज बढ़ाइए, डॉक्टर्स के नंबर्स को बढ़ाइए, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियरली फॉलो होता हुआ दिखेगा। ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 विल फॉलो। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा इसकी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे। और मैं बढ़ूंगा आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, बहुत ही ईजी पिकिंग्स थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5-10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड अ सर्कुलर टू ऑल द फार्मर्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन एडवाइजिंग देम फॉर नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड्स इनडिस्क्रिमिनेटली एज इट में पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पर क्लियरली 2 बातें बताई गई। पहली बात ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्कुलर इशू किया है, किसको? फार्मर्स को, उनके जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एरिया होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया होगा, उसके अंदर जो भी फार्मर्स आ रहे हैं उनको उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि आप पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल करते हैं उनको इनडिस्क्रिमिनेटली न यूज़ करें, आप उसको डिस्क्रिमिनेट करें, यानी कि जो अच्छे हैं पेस्टिसाइड्स, जो पॉल्यूशन ना फैलाएं, जो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट ना करें, आप उनका इस्तेमाल करें। तो ये बात हमें समझ में आ गई क्लियरली कि प्रॉब्लम एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जुरिस्डिक्शन के अंडर आ रही है और पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम है। पेस्टिसाइड्स पॉल्यूट करते हैं ग्राउंड वाटर को। क्या एजम्पशन यहाँ से लिया जा सकता है? सवाल यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। मेरा आंसर बिल्कुल अलग है वेबसाइट से, और क्यों है वो उसका रीजन भी मैं दूंगा। और अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आपका आंसर अलग है तो आप प्लीज मुझे ओपिनियन अपनी जरूर दें विद परफेक्ट रीजन। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। People may stop using groundwater if the farmers continue to use pesticides indiscriminately. लोग जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे अगर फार्मर्स अपना पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली वो बंद नहीं करेंगे। तो ये क्या इसको एज्यूम कर दें हम और अपना आर्ग्यूमेंट बना दें? जी नहीं, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो अप होगा। ये एक एजम्पशन नहीं है, ये क्लियर एजम्पशन नहीं है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो फॉलो होगा। यहाँ से लोग इसीलिए इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ग्राउंड वाटर, क्योंकि अब जब फार्मर्स अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता रहेगा और उसको जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एक क्रिएट होगी विलेज में, फार्म जहाँ पे लोग उस पानी को नहीं पी पाएंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो चुका होगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इन्फ्रेंस होगा। तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा एज एन एजम्पशन। ठीक है, सॉरी। ऑप्शन बी देखते हैं। द पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये एक इन्फ्रेंस है, क्लियर इन्फ्रेंस है। पॉल्यूटेड अगर हो जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। क्या मैं इसको एज्यूम कर लूँ और फिर ऊपर अपना स्टेटमेंट बनाऊँ? जी नहीं, ये एक प्रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमने आगे से निकाली है, यानी कि क्लियर इन्फ्रेंस है। ये इन्फ्रेंस की श्रेणी में जाएगा। अब आप महसूस कर सकते हैं क्या एजम्पशन और इन्फ्रेंस का फर्क होगा। ये क्लियर इन्फ्रेंस है लेकिन एक एजम्पशन नहीं है। ये हम अपने डिड्यूस कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन से कि जो ग्राउंड वाटर है अगर वो पॉल्यूट होगा तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट विल लीड पीपल टू स्टॉप यूजिंग द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी रिजेक्ट करेंगे एज एन एजम्पशन।
ऑप्शन सी, फार्मर्स में रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग पेस्टिसाइड्स इनडिस्क्रिमिनेटली। अब ये भी एक कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो अप होता हुआ दिख रहा है कि फार्मर्स को रिफ्रेन करना चाहिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इनडिस्क्रिमिनेटली, तो ये तो इन्फर होता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी मैं एजम्पशन की श्रेणी में नहीं डालूंगा। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट आर मेजॉरिटी डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग यूज। क्या मैं इसको एज्यूम कर लूं और फिर अपना इंफॉर्मेशन बनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूं कि लोग ज्यादातर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते थे उस एरिया, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे सब कुछ इको हो गया, पीपल भी हुए, डिस्ट्रिक्ट भी इको हुआ, ग्राउंड वाटर भी इको हुआ, ठीक है, और ड्रिंकिंग यूज भी उसका इको हुआ। अब अगर ये वाटर पॉल्यूट हो जाता है पेस्टिसाइड्स के की वजह से, तो ग्राउंड वाटर का ही वहां पर सोर्स है, ये हमें समझ में आ चुका है। और अगर वहां पर कोई रिवर होती, कोई नेचुरल फ्लो होता, कोई झरना होता, शायद पानी का उससे भी लोग यूज कर सकते थे, बट जहां पर कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई तालाब नहीं है, तो वहां पर तो लोग ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है। इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना पड़ा कि ग्राउंड वाटर को वो पॉल्यूट नहीं होने देंगे, नहीं तो एक बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस क्रिएट होगी, लोगों को पानी पीना बंद करना होगा उस ग्राउंड वाटर से। और हम ये समझ सकते हैं कि क्या यही एक रीजन रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग डिपेंड रहे होंगे ग्राउंड वाटर पे, ग्राउंड वाटर को यूज करने पे, तभी वहां पर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल का रोकना बहुत जरूरी था फार्मर्स का इनडिस्क्रिमिनेटली। तो ऑप्शन डी एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बहुत सी वेबसाइट ने सी को दिया, किसी ने बी को दिया, बट डी एकदम परफेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा आज का वीडियो। आई होप इसी के साथ आपको SBI PO के मैंने लगभग 3 पेपर्स अब डिस्कस कर लिए, आज कंप्लीट होते हैं ये, और मैं कोशिश करूंगा कि IBPS प्री के हिसाब से और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको के लिए लेके आऊं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और मेरी तरफ से जय हिंद।